हेलो बच्चों, वेलकम टू IQ क्लासेस। माय नेम इज आशीष। आज हम डिस्कस करेंगे CBSE क्लास 10th स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर की। और इसमें साइंस में मैं आपको फिजिक्स पार्ट पर डिस्कस करूंगा। शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका जो फिजिक्स पार्ट है मतलब CBSE का, उसमें मैं डिस्कस करूंगा और बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसमें आपको भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, अ कंप्लीट सर्किट लेफ्ट ऑन फॉर सेवरल मिनट्स। एक कंप्लीट सर्किट है, कोई भी कंप्लीट सर्किट लाइक जैसे कह सकते हैं, उसमें एक रेजिस्टेंस है और उसमें एक बैटरी कनेक्ट है, ठीक है। ऐसे कोई जनरल सर्किट हम ले लेते हैं और कुछ मिनट तक उसको रखा गया, जिसकी वजह से क्या कॉपर वायर में उसमें क्या हो गया, हॉट हो गया, ठीक है। जैसे हम कोई भी कनेक्शन करते हैं तो क्या होता है, कुछ देर बाद वो हॉट हो जाता है, यानी ड्यू टू जो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं उसकी वजह से। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो कुछ देर रखने के बाद क्या हो जाता है, वो हॉट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि एज द टेम्परेचर ऑफ वायर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर ऑफ वायर इंक्रीज होगा द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना होगा, ठीक है। यानी अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस वायर का क्या इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम रहेगा, या इनमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी अगर कोई वायर हमारा है तो अगर हम उस वायर को गर्म करें या उस वायर में देर तक करंट फ्लो होगी तो वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होने पे क्या होगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जैसे कोई भी वायर है तो उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, ठीक है। कोलाइड करने की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होती है, ठीक है। और यही हीट से क्या होगा, हमारा और ज़्यादा रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ कॉपर वायर हेल्ड बिटवीन पोल्स ऑफ मैग्नेट। एक कॉपर वायर को, ठीक है, ये हमारा वायर है और इसको पोल्स ऑफ मैग्नेट यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रखा गया है, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, द करंट ऑफ वायर कैन बी रिवर्स्ड। अगर इस करंट के वायर को रिवर्स भी कर दिया जाए, यानी एक बार इस डायरेक्शन में एक बार इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या कह रहे हैं, द पोल ऑफ मैग्नेट कैन बी चेंज्ड ओवर इन हाउ मैनी 4 डायरेक्शन शोन कैन फोर्स एक्ट ऑन द वायर। यानी जो 4 डायरेक्शन होंगे उसमें फोर्स वायर में कितनी बार एक्ट करके दिखाएगा, यानी कितनी बार वो फोर्स एक्ट होगा, यानी कौन कौन सी डायरेक्शन में फोर्स होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, जब हम अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करते हैं कि थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर क्या हो, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। तो इसको क्या कहेंगे, FBI, क्या होगा, FBI, ठीक है। F4 फोर्स, B4 मैग्नेटिक फील्ड, I4 करंट, ठीक है। तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड करंट के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस तरह से समझें कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, एक मैग्नेटिक पोल रखें, यानी यहाँ पे हमारा, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, और यहाँ पे हमारी करंट जा रही है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेट रखें, यहाँ पे हमारी करंट जा रही है। तो जब हम इसको हैंड को ऐसे रखेंगे तो ये हमारा, जैसे कंसीडर कर लिया क्या है, वायर, तो ये वायर इस करंट की डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। ये वायर हमारा करंट की डायरेक्शन में आएगा, और यहाँ जो हमारे क्या रखे हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, ये नॉर्थ से साउथ पोल की क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन,
ठीक है, ये हमारी क्या हो गई करंट की डायरेक्शन। तो ये जो थंब है हमारा किसको बताएगा, फोर्स को। किसको बताएगा, फोर्स को। तो यानी फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपवर्ड। ठीक है, अब डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये जो बीच में कॉपर वायर है, इस कॉपर वायर की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन हो गई आई। ठीक, और ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है, ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई बी। ठीक, तो क्या होगा, फोर्स इन दोनों के परपेंडिकुलर अपवर्ड वर्क करेगा। ठीक है, यानी ये हमारा करंट का डायरेक्शन हो गया, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो फोर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर उसके ऊपर की तरफ वर्क करेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक डायरेक्शन फोर्स का। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है कि वायर की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया जाए करंट की, और नॉर्थ और साउथ पोल हमारा वही रहे। ठीक है, तो फोर्स क्या होगा, तो करंट की डायरेक्शन इधर हो गई और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो गई, ये। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो जो फोर्स होगा वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड आएगा। यानी ये करंट की डायरेक्शन हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, तो फोर्स परपेंडिकुलर, ठीक है, डाउनवर्ड। कैसे, देखिए यहाँ पे दो, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, और इसके बीच ये वायर रखा है ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन इधर मूव कर रही है, और इन दोनों के बीच क्या रखा है, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच वायर रखा है। ठीक, वायर की डायरेक्शन हमने क्या कर दी, जो करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दी, तो हमारा जो फर्स्ट फिंगर है वो तो सेम रहेगा, और जब हम करंट की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। तो एक फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, यानी दो डायरेक्शन होगी। करंट की डायरेक्शन को जब हम चेंज करेंगे तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, और जो पहले वाली डायरेक्शन है फोर्स हमारा क्या होगा, अपवर्ड की तरफ। ठीक है, तो करंट की हमारी कितनी डायरेक्शन होंगी, दो। ठीक है, तो दो डायरेक्शन हमारी आएंगी करंट की, फोर्स की। तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट होगा, यानी फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, टू होगी। ओके, सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कहा गया है, यहाँ पे एक वायर है, कह रहे हैं प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड अ वायर हैविंग डायमीटर डी। यानी एक प्लास्टिक इंसुलेशन है, जो मतलब साइड में इसके प्लास्टिक जो है क्या है, कंटेन है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो वायर की थिकनेस है वो क्या है, डी है। ठीक, यानी यहाँ पे थिकनेस कितनी दी है, डी। फिर क्या कह रहे हैं, लेंथ एल है, लेंथ कितनी है वायर की, एल। ठीक, ये एल दी है। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, एज शोन अबव, शो किया गया है ऊपर, अ डिक्रीज रेजिस्टेंस, यानी अगर डिक्रीज रेजिस्टेंस करना हो वायर का रेजिस्टेंस हमें डिक्रीज करना हो, तो ऑफ वायर वुड प्रोड्यूस द इंक्रीज, यानी ऐसा क्या इंक्रीज करें कि वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो ऑप्शन है हमारे, लेंथ ऑफ वायर, डायमीटर, डी ऑफ द वायर, टेम्परेचर ऑफ द वायर, थिकनेस ऑफ प्लास्टिक इंसुलेशन। सो हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि अगर कभी भी वायर की बात हो और लेंथ की बात हो, तो एक फार्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, जब भी हमें वायर की बात करेंगे, लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन या थिकनेस की कभी भी बात होगी विद रेजिस्टेंस, सो नाउ दी यूजिंग दिस फार्मूला R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पे L का तो रिलेशन है, बट L का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, इंक्रीज, सिंपल। बट हमसे क्या पूछा गया है, डिक्रीज करें, सो ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, अब ए पर आ जाते हैं, एरिया पे। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कैसे, ये जो हमारा सर्कुलर शेप है वायर का, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो अगर इसकी रेडियस क्या है, आर है, ठीक है, तो एरिया क्या होगा इसका, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर।
ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, डायमीटर, तो जो रेडियस होती है वो क्या होती है, डायमीटर की हाफ, ठीक। तो यानी r की जगह हम क्या रख सकते हैं, d/2, तो ये हो जाएगा d²/4, तो ये आ जाएगा 4ρ/π/L/d², यानी थिकनेस का स्क्वायर, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थिकनेस के स्क्वायर के, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं वायर की थिकनेस इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस का क्या होगा, डिक्रीज। क्या करेंगे, अगर मैं वायर की थिकनेस को डिक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज। और यही तो हमसे पूछा गया है कि किस फैक्टर को इंक्रीज करें कि रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो जाए। तो वायर की थिकनेस को ही इंक्रीज कर सकते हैं, तभी हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों, अगर हम देखें कोई वायर अगर पतला है तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बहुत ही धीमे जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉलिजन होगा, और कॉलिजन होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ऐसा समझ सकते हैं, अगर सारी गाड़ियां, सारी बाइक किसी एक गली से जा रही हैं तो क्या होगा, जाम लग जाएगा। बट अगर सारी बाइक और सारी जितने भी व्हीकल हैं वो अगर हाईवे से जाते हैं, बहुत नेशनल हाईवे से, तो क्या होगा, उनको फुल स्पीड से जाने में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी, उनको फ्री स्पेस होगा, तो क्या होंगे, वो फुल स्पीड से जाएंगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। उसी तरह से जैसे जैसे थिकनेस को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न करेक्टली डिस्क्राइब मैग्नेटिक फील्ड अराउंड लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। यानी एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, कैरिंग करंट हो रहा है, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके अराउंड, उनमें से कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा, ठीक है। सबसे पहले है स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर। तो अगर हम ध्यान दें कि जैसे ये वायर है, ठीक है, तो अगर इस वायर में करंट सीधी एकदम स्ट्रेट लाइन फ्लो हो रही है, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और करंट स्ट्रेट वायर में कैरिंग करंट फ्लो हो रहा है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हम कैसे निकालते हैं, पेंच रूल से। तो पेंच रूल में क्या होता है, जैसे पेचकस घुमाते हैं और फिंगर को रैप करते हैं, फिंगर को जैसे रैप करते हैं वैसे हमारे इसके चारों ओर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। ऐसे मैंने फिंगर को रैप किया, ठीक, तो जैसे मैंने फिंगर को रैप किया तो उसी तरह से क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड होगी, यानी सर्कुलर शेप में होगी। सो यानी मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या होगी, कुछ ऐसी होगी, ठीक है, ऐसे। सो अब हमसे क्या पूछा गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर, क्या मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगी, नो, ठीक। फिर क्या पूछा है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर, मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल होगी, नो, पैरेलल भी नहीं होगी। रेडियल लाइंस भी नहीं होगी। क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल होगा। कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, यानी छोटे छोटे सर्किल की तरह इसकी डायरेक्शन होगी, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और इसमें क्या होता है कि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ कि इसमें करना क्या होता है। इसमें आपको एक असर्शन दिया होगा और एक रीजन दिया होगा। असर्शन का मतलब कोई एक बात कही गई होगी और उसका रीजन दिया होगा कि वो बात, जो उसका रीजन दिया है कि वो बात क्यों कही गई, ठीक है। और उनमें से आपको ये बताना है कि दोनों करेक्ट हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी अगर असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। बी में दोनों क्या है, सही हैं, बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक, ठीक है। पहले में आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दूसरे में आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी रीजन गलत दिया है और असर्शन सही है। सी में क्या होगा, ए ट्रू, यानी जो असर्शन दिया, जो बात कही गई वो सही है बट रीजन गलत है। डी में क्या होगा, ए, यानी असर्शन गलत है
और रीजन जो है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, सो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। तो एसर्शन में क्या कहा गया है, ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग करंट कैरिंग सोलेनॉइड इट्स कम टू रेस्ट इन जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्या कहा गया है एसर्शन में, ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इट्स कम टू रेस्ट इन जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यानी एक सोलेनॉइड है, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई कंसीडर कर लिया कि ये कोई सोलेनॉइड है। ठीक है, सोलेनॉइड किसको कहते हैं, जिसमें किसी कंडक्टर में हम क्या करते हैं, वायर जो है क्या कर देते हैं, टर्न्स यानी लपेट देते हैं, तो क्या बन जाता है, सोलेनॉइड। ठीक है, अब यहाँ कुछ इसका कनेक्शन मैंने किया, इसको सोलेनॉइड को मैंने फ्रीली क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। ठीक है ना, हमने क्या कर दिया, फ्रीली सस्पेंड कर दिया। तो इसमें कह रहा है अगर मैं फ्रीली सस्पेंड करूंगा तो रेस्ट में जब ये आएगा तो ये जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये चीज बताने से पहले सही है गलत, इसको मैं एक छोटी चीज बताता हूं। हमारी जो अर्थ है, ठीक है, हमारी जो अर्थ है वो क्या है, थोड़ी सी क्या है, टेढ़ी है। अब ये कैसे पता चला, एक होता है जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन NGSG, ठीक है, एक होता है मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक जो होता है हमारा एक्सिस अलग है और जियोग्राफिकल अलग है। जियोग्राफिकल यानी जो नॉर्मल है, हम ऐसा मानते हैं कि अर्थ जो है सीधी रोटेट कर रही, बट ऐसा नहीं है। अर्थ जो है हल्की सी सर्टेन एंगल पर रोटेट कर रही, यानी कुछ ऐसी रोटेट कर रही है, ऐसी टेढ़ी। ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे रोटेट नहीं कर रही है। ठीक है, जैसे मोबाइल लेके समझाते हैं तो ऐसे हमारा मोबाइल रोटेट नहीं कर रहा है, हमारा जो अर्थ है वो हल्का से टेढ़ा और ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, सो हमारा यानी कोई भी अगर हम फ्रीली, अगर हम किसी मैग्नेट को, ठीक है, फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल में रुकेगा। मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल, नॉट जियोग्राफिकल। ठीक है, क्यों रुकेगा, क्योंकि मैग्नेटिक पोल ही यहाँ पे वर्क करते हैं, जियोग्राफिकल हमारा मैग्नेटिक फील्ड की तरह वर्क नहीं करता है। ठीक है, केवल मैग्नेटिक जो मेरिडियन यानी मैग्नेटिक जो लाइंस होती हैं वही वर्क करता है, यानी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही वर्क करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सोलेनॉइड होगा वो एक मैग्नेट की तरह तो बिहेव करेगा ही, तो वो जब रुकेगा तो जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट में नहीं होगा, वो मैग्नेटिकल, ठीक है, मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट में आएगा। ठीक है, यानी जो हमारा असर्शन है वो क्या हो गया, रॉन्ग। ठीक है, अब आता है रीजन। रीजन में क्या कह रहे हैं, वन एंड ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव एज अ नॉर्थ पोल, अदर एंड साउथ पोल जस्ट लाइक बार मैग्नेट। वेरी गुड, बहुत सही कही बात। इसमें क्या कहा गया है कि ये जो सोलेनॉइड है ये एक क्या करेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसके एक एंड में नॉर्थ पोल, एक एंड में साउथ पोल होगा, जो कि बहुत सही कहा गया है। ठीक है, जो हमारा सोलेनॉइड होता है वो क्या करता है, बिहेव करता है एज अ बार मैग्नेट। ठीक है, तो हमारा रीजन क्या है, करेक्ट दिया है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 20? ऑप्शन डी इज राइट। वाई? बिकॉज ए इज फॉल बट आर इज ट्रू, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या है, यानी असर्शन हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, और जो हमारा रीजन है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन डी क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक, और ध्यान दीजिएगा जब असर्शन और रीजन जैसे क्वेश्चन है इसको ध्यान से पढ़ के करिएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें लैंग्वेज बहुत ही घुमा फिरा के भी दे देते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 25 में एक डायग्राम दिया है जिसमें ये कहा गया है स्टेट द फिनोमेना ऑब्जर्व अबव डायग्राम। ये कौन सा फिनोमेना है जो ऑब्जर्व किया गया, इसका स्टेटमेंट लिखना है। एक्सप्लेन द रेफरेंस टू डायग्राम, ये रेफरेंस किस डायग्राम से है। विच ऑफ टू लाइट मेंशन अबव
विल हैव हायर वेवलेंथ, यानी इनमें से कौन सी वेवलेंथ हायर होगी, येलो की कि ब्लू की। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो फिनोमिना है ये कौन सा है, डिस्पर्जन। क्या है, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है, जब किसी प्रिज्म में वाइट लाइट डालते हैं, यानी जब वाइट लाइट उसमें फॉल होती है तो क्या करता है, होता है ये लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो सबसे ऊपर और सबसे नीचे कौन सा कलर होता है, सबसे नीचे होता है वायलेट और सबसे ऊपर होता है रेड, और इसके बीच में कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं जिसको हम शॉर्टकट से विब ग्योर से याद रखते हैं। ठीक है, तो V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका फिनोमिना का स्टेटमेंट लिखना है। तो क्या होगा, स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये हमारा जो फिनोमिना है ये क्या है, डिस्पर्जन। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, द डायग्राम, ये जो डायग्राम है शोज द, जो कि दिखाता है, shows the phenomenon called, ये जो फिनोमेनन है उसको क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं, डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म किसके थ्रू होता है, ग्लास प्रिज्म के थ्रू होता है। ठीक है, यानी जो ग्लास प्रिज्म है उसमें लाइट डाली जाती है, 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आगे क्या पूछा है, एक्सप्लेन विद द रिफरेंस विद डायग्राम, एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन क्या कर सकते हैं कि जो डिस्पर्जन है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट is the phenomenon of, तो इस फिनोमिना में क्या होता है, लाइट क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो लाइट क्या होती है, 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट, स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट, ठीक है, इनटू इट्स कंपोनेंट, इट्स कंपोनेंट्स colors, sorry, colors when passed through by prism। ठीक है, तो यानी जब प्रिज्म से डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वो फिनोमिना है जिसमें लाइट क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है व्हाइट लाइट में इनटू कंपोनेंट ऑफ कलर। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं 7 कंपोनेंट। ठीक है, 7 कंपोनेंट ऑफ कलर्स व्हेन पास थ्रू बाय प्रिज्म, क्या होती है, प्रिज्म से जब पास होती है। यहाँ लिख सकते हैं ग्लास प्रिज्म। क्या लिख सकते हैं, ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से लाइट, यानी जब ग्लास प्रिज्म से लाइट स्प्लिट होगी 7 कलर में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो व्हाइट लाइट कितने कलर में स्प्लिट हो जाती है, 7 कलर में। ठीक है, तो व्हाइट लाइट इज split into 7 कलर्स। ठीक है, अब लास्ट में हमारा क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, कि इनमें से कौन सी वेवलेंथ
बड़ी होगी, येलो की ब्लू। ठीक है, तो सबसे पहले बता देना चाहेंगे कि जैसे ये कोई प्रिज्म है और यहाँ से कोई व्हाइट लाइट आ रही है, ठीक है, तो जब कोई यहाँ से व्हाइट लाइट आएगी तो वो क्या होगा, 7 कलर में स्प्लिट होगी। तो यहाँ पे क्या होता है रेड, यहाँ पे होता है वायलेट, तो यहाँ पे क्या होगा विबग्योर। विबग्योर में क्या होगा, जो बॉटम टू टॉप होता है वहां पे वेवलेंथ कैसी होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसी होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसका मतलब जो हमें वेवलेंथ दी गई है, ऊपर वाली येलो कौन सी वेवलेंथ दी गई थी, येलो, और नीचे ब्लू। ठीक है, ऊपर कौन सी वेवलेंथ दी गई थी, येलो, और नीचे ब्लू। तो इनमें से बताना है किसकी वेवलेंथ बड़ी होगी। तो यहाँ पे ध्यान दें, तो येलो ये वाली वेवलेंथ और ब्लू ये है। तो जो सबसे ऊपर होगी वो उसकी वेवलेंथ उतनी ज़्यादा होगी, यानी वेवलेंथ वाई, यानी वाई कलर की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू ब्लू कलर की। ठीक है, यानी येलो कलर की वेवलेंथ ब्लू कलर से क्या होगी, ग्रेटर होगी। ओके, सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 25 का और करके ऑप्शन दिया है उस पर डिस्कस करते हैं। कहने का मतलब है, हाउ विल यू यूज टू आइडेंटिकल प्रिज्म सो दैट नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट इंसिडेंट ऑन वन प्रिज्म इमर्जेस आउट ऑफ द सेकेंड प्रिज्म एज वाइट लाइट। कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग कोई डिस्पर्जन हमारा प्रोसेस होता है, डिस्पर्जन में क्या होता है, कोई भी व्हाइट लाइट हम इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, कोई भी व्हाइट लाइट क्या करते हैं हम इंसिडेंट करते हैं, और उससे क्या होते हैं 7 कलर क्या होता है डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन करें कि ये जितने भी 7 कलर में व्हाइट लाइट डिवाइड हुई है हमें फिर से क्या एक व्हाइट लाइट ऑब्टेन्ड हो। ठीक है, मतलब प्रिज्म को किस तरीके से रखा जाए कि हमें अगेन क्या हो, एक व्हाइट लाइट ऑब्टेन्ड हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे व्हाइट लाइट है और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है। ठीक है, यहाँ हमारा क्या हो रहा है, डिस्पर्जन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रिज्म है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, हमने सेकंड प्रिज्म को उल्टा इस तरीके से रखा। ठीक है, तो क्या होगा, जो भी कलर हैं 7 कलर वो इसमें क्या होंगे, फॉल होंगे। तो जैसे ही फॉल होंगे तो ये क्या करेगा, सारे कलर को क्या करेगा, रिकम्बाइन कर देगा। ठीक है, और रिकम्बाइन होने के बाद अगर हम इसको एक वाइट स्क्रीन में रखते हैं तो यहाँ पे हमें एक वाइट स्पॉट मिलेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा, वाइट लाइट, वाइट लाइट। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा प्रिज्म है, सेकेंड प्रिज्म है। और पहले जो प्रिज्म है वो क्या कर रहा था, डिस्पर्जन, ये क्या कर रहा है, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, एक प्रिज्म क्या कर रहा है, रिकॉम्बिनेशन कर रहा है। और ये जो प्रोसेस हो रहा है एयर टू ग्लास, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब आएगा तो हमें ये पूरा डायग्राम क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना होगा तो बिना डायग्राम के हम लोग लैंग्वेज नहीं लिख सकते, इसको डायग्राम बना के, ठीक है, फिर एक्सप्लेन करिएगा। ठीक, सबसे पहले क्या है, व्हाइट लाइट क्या होगी, फॉल होगी, फिर क्या होगा, डिस्पर्जन होगा फर्स्ट प्रिज्म से, फिर रिफ्रैक्शन के थ्रू जब सेकेंड लाइट में, सेकेंड प्रिज्म में 7 जो रेज हैं जो डिस्पर्स होके आई हैं वो सेकेंड प्रिज्म में फॉल होंगी, तो क्या होगा, ये जो प्रिज्म है सेकेंड वाला ये क्या करेगा, लाइट को रिकम्बाइन कर देगा। तो लाइट जब रिकम्बाइन होगी तो अगेन हमें व्हाइट लाइट ऑब्टेन्ड हो जाएगी, और ये सेकेंड प्रिज्म का वर्क क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन, फर्स्ट प्रिज्म का वर्क क्या होगा, डिस्पर्जन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें बताते हैं कि अगर मुझे इसमें
लैंग्वेज लिखनी है तो कैसे लिखेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि बाय प्लेसिंग ऑफ टू आइडेंटिकल प्रिज्म, जब हम दो आइडेंटिकल प्रिज्म को रखते हैं किस तरीके से, इस तरीके से जैसे हमने पहले डायग्राम बताया है, ठीक। द रिकॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर प्रोड्यूस, तो क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेशन होते हैं 7 कलर, तो ये जितने भी 7 कलर हैं ये क्या होते हैं, रिकम्बाइन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, बाय द फर्स्ट प्रिज्म ड्यू टू फैक्ट सेकेंड प्रिज्म हैज बीन प्लेस्ड रिवर्स पोजिशन, यानी इसको रिवर्स पोजिशन में रखते हैं, ठीक है। रिवर्स पोजिशन में क्यों रखा जाता है, ताकि दोबारा हमें रिकॉम्बिनेशन मिले। अगर मैं प्रिज्म को सेम ऐसे रखूंगा तो क्या होगा, जो 7 कलर में डिवाइड हुए हैं, ठीक है, यानी जो डिस्पर्जन हुआ है उससे क्या होगा, 7 कलर फिर यहाँ जाएंगे तो वो रिकम्बाइन नहीं होंगे, फिर दोबारा क्या होगा, लाइट डेविएट होगी केवल, ठीक है, रिकम्बाइन नहीं होंगे। इसलिए क्या किया गया है, इसको रेसिप्रोकल पोजीशन में उल्टा रखा गया है, ठीक है। तो रिवर्स पोजीशन में रखा गया है ड्यू टू विच रिफ्रैक्शन, ठीक है, ताकि रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस हो, यानी जैसे रिफ्रैक्शन पहले हुआ था, यानी जैसे डायरेक्शन में रिफ्रैक्शन पहले हुआ था वैसे दोबारा रिफ्रैक्शन हो उसी डायरेक्शन में, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, बाय सेकंड प्रिज्म इज इक्वल अपोजिट, यानी इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में वैसे ही होता है प्रोड्यूस बाय फर्स्ट प्रिज्म। जैसे फर्स्ट प्रिज्म में इक्वल रिफ्रैक्शन हुआ था वैसे इक्वल एंड अपोजिट रिफ्रैक्शन कहाँ होना चाहिए, सेकंड प्रिज्म में होना चाहिए, ठीक है। सो ये एक्सप्लेनेशन है, तो इतनी लैंग्वेज हमें लिखनी है और ये डायग्राम ड्रॉ कर देना है, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है कि रोहित वांट्स टू हैव इरेक्ट इमेज, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कन्वर्जिंग मिरर, फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। तो रोहित क्या देखना चाहता है कि एक इरेक्ट इमेज देखना चाहता है, क्या देखना चाहता है, इरेक्ट इमेज, ठीक है। उसके बाद बात की गई है कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, और जिसकी फोकल लेंथ कितनी दी है, 40 सेंटीमीटर, ठीक। तो कन्वर्जिंग मिरर की जब भी हम बात करेंगे तो कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है, जिसमें लाइट सारे पॉइंट से होते हुए, यानी पैरेलल लाइट से होते हुए एक पॉइंट में क्या करें, फोकस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस, कौन सा, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर जिसमें क्या होती है, लाइट कन्वर्ज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इरेक्ट इमेज की बात आई है, किसकी आई है, इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज से पहले ऑप्शन नंबर ए पे थोड़ा ध्यान देना चाहेंगे। क्या कह रहे हैं, स्पेसिफाई द रेंज ऑफ डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन हेल्प फ्रंट ऑफ मिरर, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी क्या रेंज हो सकती है, उसको कहाँ रखा गया होगा। तो इसको पता लगाने के लिए आपको इमेज के बारे में, यानी जो इमेज है उसकी इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। तो इसमें इमेज के बारे में क्या बोला है, इरेक्ट इमेज। तो इरेक्ट इमेज कब मिलती है, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम इमेज हमें कैसी मिलती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, ठीक है। तो जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस और पी यानी पोल के बीच रखा, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी ये रे जब पैरेलल जाएगी तो यहाँ पे किस में आएगी, फोकस पे, तो मैंने इसको डैश डैश करके इंक्रीज किया। उसके बाद जब हमारी लाइट रे सी से जाएगी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये क्या जाएगी, उसी डायरेक्शन से आएगी और उसी में रिवर्स हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे ए डैश, यहाँ पे बी डैश, ठीक है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रखते हैं तो कैसी इमेज मिलती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, मैग्नीफाइड हो गया, और इमेज जो है कैसी बन रही, वर्चुअल बन रही है, ठीक है। सो यानी कॉनकेव जो हमारी इमेज है वो कहाँ मिल रही है, कॉनकेव मिरर,
कॉनकेव मिरर। ओके, किसके बीच? ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है बिटवीन पोल P एंड फोकस F। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा था? स्पेसिफाई रेंज पूछी थी। उसके बाद ऑप्शन बी में क्या गया? ड्रॉ रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन दिस केस। तो यही इमेज यानी पूरा डायग्राम हमें क्या करना है? ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पूरा डायग्राम सेम ऐसे ही हमें क्या करना है? ड्रॉ करना है। उसके बाद सी में क्या पूछा गया है? स्टेट वन यूज ऑफ मिरर अबव काइंड इमेज फॉर्मेशन, यानी इसका एक यूज बताइए। तो इसका जो यूज होता है, ठीक है, इसका यूज होता है शेविंग मिरर में। शेविंग मिरर, शेविंग मिरर में इसका यूज किया जाता है। और क्या करते हैं? और डेंटिस्ट, जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी इसका यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? ताकि जो भी इफेक्ट है, जो भी हमारी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बड़ी दिखे, इसलिए डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं। आपने देखा होगा जब डेंटिस्ट को लोग अपना टीथ दिखाने जाते हैं तो यहाँ से वो बांध के वो अपने यहाँ पे सिर पे एक लेंस बांधता है। ठीक है, और लेंस की हेल्प से क्या करता है? सबसे पहले लाइट वो रिफ्लेक्ट करता है, कन्वर्ज होती है लाइट, और उसके बाद हाथ में उसके एक डिवाइस होता है जिसमें कॉनकेव शेप का होता है, तो उसमें इमेज क्या होती है? एकदम शार्प और अच्छी दिखती है। ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है? आ लेंस फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहे हैं इज बीइंग यूज्ड देवाश्री इन लेबोरेटरी एज अ मैग्नीफाइड ग्लास, यानी एक फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। लेबोरेटरी में देवाश्री यानी कोई किसी का पर्सन का नाम है, देवाश्री लेबोरेटरी में एक मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करती है। हर लीस्ट डिस्टेंट डिस्टिंग विजन 25 सेंटीमीटर। उसका जो डिस्टिंग विजन है, यानी जो लीस्ट डिस्टेंस तक वो देखती है, वो कितना है? v इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी एक तरह से इमेज जो है वो 25 सेंटीमीटर पर बनती है। ठीक है, तो यानी ये हमारा क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ग्लास। ठीक है, अगर हमें मैग्निफिकेशन ऑब्टेन करना है तो कैसे ऑब्टेन करेंगे? ठीक है, यानी हमें क्या करना है? मैग्निफिकेशन m की वैल्यू निकालनी है, जहां पे m की वैल्यू क्या होती है? v अपॉन u। ठीक है, तो v तो हमें दिया है, हमें u ऑब्टेन करना है। ठीक है, सो कैसे करेंगे? तो यहाँ फोकस कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, और इमेज कितनी दी है? 25 सेंटीमीटर। तो हमें v अपॉन u चाहिए, यानी u की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? यूजिंग लेंस फॉर्मूला। यूजिंग लेंस फॉर्मूला। सो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। फोकल लेंथ कितनी दी है? 5, और जो हमारी इमेज है वो कितनी दी है? वो हमें दिया है कितना? 1 अपॉन वी। 1 अपॉन वी कितना है? -25 और माइनस 1 अपॉन यू। ठीक, सो 1 अपॉन यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 25। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि 1 अपॉन यू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे हमारा आ जाएगा 25, और यहाँ आ जाएगा -5, यहाँ आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये जाएगा -6 अपॉन 25।
सो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -25/6 कितना होगा, सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि सारी जो हमारी डिस्टेंस हो 20 वो सेंटीमीटर में बात की गई है, इसलिए जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस हो कितना हो गया, -25/6 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, m इज इक्वल टू क्या होता है, v/u। तो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है -25 सेंटीमीटर। ठीक है, और u की वैल्यू कितनी होगी, -25/6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 25 से 25 कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, कितना आ गया, 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी इमेज है वो ऑब्जेक्ट से क्या होगी, 6 टाइम्स लार्ज होगी। ठीक है, अब ये हमें मिल गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन में क्या पूछा है, शी कीप्स अ बुक एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हर आईज, ट्राइज टू रीड, शी अनेबल टू रीड, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। ठीक है, यानी अगर वो क्या करती है, 10 सेंटीमीटर पर बुक को रखती है, ठीक है, फिर भी उसको रीड नहीं कर पाती, तो इसका क्या रीजन है। वो अब इसको इसलिए नहीं रीड कर पाती क्योंकि जो हमारी नॉर्मल आईज हैं इसमें क्या दिया है, जो डिस्टिंक्ट विजन है, यानी मिनिमम जितनी डिस्टेंस तक वो देख सकती है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर से अगर कम डिस्टेंस होगी तो उसको क्लियरली नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना, यानी जो लेंस है 5 सेंटीमीटर का, जिसकी फोकल लेंथ है, उसकी इमेज ही 25 सेंटीमीटर पर बन रही है, और अगर उससे पहले जाएंगे तो वहां लाइट क्या होंगी, मर्ज नहीं होंगी। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से हमें इमेज सही नहीं दिखेगी। इसलिए वो क्या है, जो देवाशरी है वो ठीक से बुक को रीड नहीं कर सकती अगर उसने बुक कितने सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे रखी है या 12 पे रखी है। यानी अगर 25 सेंटीमीटर से लेस कोई भी डिस्टेंस रखी है तो वो अनेबल है बुक रीड करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखेंगे, एक बार ध्यान से देख लेंगे। ऑप्शन बी, रीजन तो मैंने बता दिया है। क्या कहेंगे कि शी इज अनेबल टू रीड, यानी वो रीड नहीं कर पाएगी क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना है, 25 सेंटीमीटर, और वो बुक को कहाँ रख रही है, 10 सेंटीमीटर पे। ओके, इसी तरह अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी ये ऑप्शन सेकंड होगा। ठीक है, वो ऑप्शन फर्स्ट था, अब ऑप्शन बी है। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, रवि केप्ट बुक 10 सेंटीमीटर आइज फ्रॉम आइज ऑफ हिज फ्रेंड हरी, हरी इज नॉट अनेबल टू रीड रिटन बुक। सेम रीजन है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, सेम है, बस क्या किया गया है, जो शी थी उसका पर्सन क्या कर दिया, नाम चेंज कर दिया, अब रवि रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे रवि लिखकर सेम वही लैंग्वेज हमारी होगी, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या है, सेम है, क्योंकि उसको उसने भी 10 सेंटीमीटर रखा है। अब चाहे रवि हो, चाहे श्याम हो, चाहे मुकेश हो, कोई भी हो, जो भी 10 सेंटीमीटर पर बुक को पढ़ेगा वो रीड नहीं कर सकता। जब तक डिस्टिंक्ट विजन से कम डिस्टेंस में हम बुक को रखेंगे तो वो रीड करने में अनेबल होगा। ठीक है, उसमें पर्सन का नाम चाहे जिसका चेंज कर दिया जाए। ओके, सो सेम इसका आंसर वही होगा, बस पर्सन का नेम चेंज करके इसको वही सेम लैंग्वेज में लिख देंगे। ओके, सो हम अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए शुरू करते हैं। सो इसमें क्या डिस्कस किया गया है, स्टूडेंट फिक्स अ वाइट शीट, एक स्टूडेंट ने फिक्स की एक वाइट शीट को ऑफ अ पेपर ऑन ड्राइंग बोर्ड में ही प्लेस अ बार मैग्नेट इन द सेंटर। ठीक है, तो यानी एक जैसे शीट ली, ठीक, और इसके सेंटर में एक बार मैग्नेट रखा, मतलब इसके बैक साइड में कुछ बार मैग्नेट यहाँ पे रख दिया। अब बार मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग यूनिफॉर्मली अराउंड बार मैग्नेट, यानी यहाँ पे क्या किया, जो स्प्रिंकल्ड है यानी जो लोहे का क्या है, पिसा हुआ एक
चूर्ण है, यानी चूरन जैसे वो कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोई किसी भी चीज को स्प्रिंकल्स, उसको यूनिफॉर्मली क्या कर दिया, इसमें फैला दिया। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं, देन ही टैप जेंटली ऑब्जर्व आयरन फिलिंग देमसेल्फ सर्टेन पैटर्न। तो हमें एक सर्टेन पैटर्न ऑब्टेन्ड होता है। अब ऑप्शन में क्या पूछा गया है, ए में, वाई डू आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्फ इन पार्टिकुलर पैटर्न। ठीक है, तो जो पार्टिकुलर पैटर्न ऑब्टेन्ड हुआ है उसका क्या रीजन है जो अरेंज हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे स्प्रिंकल्स ऑफ आयरन को फैला देता हूँ यूनिफॉर्मली, तो हमें क्या पैटर्न मिलेगा, जब इसके पीछे हमारा नॉर्थ जो मैग्नेट है वो इसके पीछे रखा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें अगर ये क्वेश्चन आया तो हमें एक डायग्राम तो बनाना ही होगा। ठीक है, क्योंकि डायग्राम से क्या होगा, थोड़ा हमारे मार्क्स आने के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, और डायग्राम से चीजें जल्दी समझ में आएंगी। अब इसको समझिए जरा, ये जैसे हमारा शीट है, ठीक है, और यहाँ पे जब नॉर्मल हमारा नॉर्थ साउथ रखा था, मतलब मान लीजिए कंसिडर कीजिए हमारा मैग्नेट नहीं रखा है, तो ये ऐसे इधर उधर डिस फॉर्म में अरेंज है। मगर जैसे ही हम मैग्नेट को नॉर्थ साउथ में रखेंगे तो हमारा जो स्प्रिंकल्ड ऑफ आयरन है वो कुछ ऐसे पैटर्न अरेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी ऐसा एक पैटर्न क्या बनेगा, शीट में बनेगा। ठीक है, सब क्या होंगे, एकदम अरेंज हो जाएंगे, जो आयरन स्प्रिंकल्ड है वो क्या होगा, अरेंज हो जाएगा, तो हमें एक ऐसा शेप मिलेगा। ठीक, अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ये रीजन बताना है। सो फर्स्ट ए में बात करते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो स्प्रिंकल्ड है वो क्या कर रहे हैं, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, यानी एक छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। यानी ये जो छोटे छोटे मैग्नेट हैं, तो इसको अगर मैं बड़ा दिखाऊं तो हो सकता है ये इस शेप के हों, किसी भी शेप के हो सकते हैं, और उसमें उसके खुद के नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। ठीक है, तो जब वो अरेंज होंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होंगे, एक फिक्स पैटर्न में अरेंज हो जाएंगे। इस तरह से छोटे छोटे मैग्नेट क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो जब मैं यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, जैसे यहाँ कोई बार मैग्नेट होगा छोटा सा स्मॉल सा, ठीक है, तो उसका भी कुछ ना कुछ नॉर्थ और साउथ पोल होगा। तो जहाँ नॉर्थ है वो डायरेक्शन में साउथ आ जाएगा या नॉर्थ आ जाएगा। ठीक है, तो यानी इस तरह से क्या होगा, सारे मैग्नेट एक फिक्स पैटर्न में अरेंज हो जाएंगे। ओके, अब इसको लिखना कैसे है, तो एक बार देख लीजिए। ठीक है, सो यहाँ पे जो स्प्रिंकल्ड ऑन बोर्ड एक्सपीरियंस करेंगे क्या, एक फोर्स को, यानी वो क्या करेंगे, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे ऑन देम ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो बार मैग्नेट रखा हुआ, यानी ये जितने भी पैटर्न है ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे जो कि मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की वजह से आएगा। ठीक है, देन ऑब्टेन्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न, ये क्या बनाएंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न बनाएंगे। यानी जो मैग्नेट में नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में जाती हैं, तो ये मैग्नेटिक लाइंस हमें दिखती नहीं है, बट स्प्रिंकल्ड ऑफ आयरन की वजह से क्या होगा, जब वो अरेंज हो जाएंगी स्प्रिंकल्ड ऑफ आयरन बोर्ड पर, तो हमें मैग्नेटिक लाइंस क्या होंगी, एक लाइंस का पैटर्न बनके हमें रिप्रेजेंट होगा इन द बोर्ड। सो हमें मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है वो हमें मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन में मूव करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी पे डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या कहा गया है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज इंडिकेटेड बाय पैटर्न ऑफ फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट, यानी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी जो इंडिकेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के पैटर्न को। ठीक है, जो बार मैग्नेट में ऑब्टेन्ड होता है। अब सबसे पहले हम बार मैग्नेट पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे
ये कोई भी बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो यहाँ से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में जाती हैं। ठीक है, इस तरह से पैटर्न हमें मिलता है। अब यहाँ पे हम ध्यान दें तो यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक लाइंस एक जगह ज़्यादा अरेंज है और यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस कम अरेंज है, और यहाँ पे तो मैग्नेटिक लाइंस बिल्कुल क्या है, ना के बराबर है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, कम है। ठीक है, तो जहाँ पे हमारा जो पैटर्न मिल रहा था, जहाँ पे स्प्रिंकल्ड आयरन बिल्कुल पास में आयरन दिख रहे थे, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे दूर दूर है वहाँ पे क्या है, जहाँ पे दूर दूर है वहाँ क्या है, मिनिमम है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यानी जितना क्लोजनेस होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा होगी, यानी जहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, अब इसको किससे डिनोट करते हैं, ऐसे बी से। ओके, अब इसको लैंग्वेज में हम लोग क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, द रिलेटिव, क्या लिखेंगे, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो दिखाता है, क्या दिखाता है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा कितना क्लोज है। ठीक है, उसके बाद क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस द आयरन फिलिंग आर क्राउडेड नियर पोल्स, यानी सबसे ज्यादा जो आयरन है वो क्या होगा, इसके पोल्स में नियरेस्ट सबसे ज्यादा क्या होगा, जमा होगा। ठीक है, ऑफ द बार मैग्नेट, दिस शोज, ये दिखाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू मैक्सिमम होता है नियर द पोल्स, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सबसे ज्यादा पोल्स में होती हैं। ओके, सो डिस्कस करते हैं ऑप्शन सी की। तो ऑप्शन सी में हमसे क्या पूछा गया है, स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इस चीज का ध्यान रखिएगा, एग्जाम में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की जो प्रॉपर्टीज होती है उनको रीड जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन दे सकते हैं और जो शॉर्ट या लॉन्ग है उसमें भी ऑप्शन में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सो ऑप्शन सी में सबसे पहले हम अगर देखें, एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ साउथ पोल। ठीक है, तो यानी यहाँ से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में जाती हैं। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर क्लोज्ड कर्व। दे originate from north pole and merge south pole। ठीक है, साउथ पोल आउटसाइड मैग्नेट, यानी मैग्नेट के बाहर। सो क्या कहेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी में यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो मैग्नेटिक लाइंस है कहाँ से निकल रही, नॉर्थ पोल से, और कहाँ जा रही है, साउथ पोल में। तो क्या कहेंगे, दे आर क्लोज्ड कर्व, यानी ये क्या बनाती है, क्लोज्ड कर्व बनाती है। यानी यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लोज कर्व है, यानी कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं गई है या ऐसे कहीं और से आई नहीं है। ठीक है ना, फिर
दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल, यानी ओरिजिन जो इसका होता है जहां से ये निकलती है वो नॉर्थ पोल होता है, एंड मर्ज, मर्ज कहाँ होती है, साउथ पोल में, कहाँ, मैग्नेट के आउटसाइड, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी ये है सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि जैसे यहाँ पे एक मैग्नेटिक लाइंस निकली नॉर्थ से साउथ गई, ठीक, दूसरी मैग्नेटिक लाइंस निकली नॉर्थ से साउथ गई, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई मैग्नेटिक लाइंस जाए और ऐसे क्रॉस करते हुए यहाँ पे साउथ पोल चली जाए, या ऐसे जाए और ऐसे चली जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, नेवर, ठीक है। यानी कोई भी मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगी, कभी क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं कि नो टू मैग्नेटिक फील्ड lines can cross to each other, ठीक है। और अगर क्रॉस करेंगी तो क्या होगा, इफ दे डू इट मीन्स that there are two direction of the field at that point which is impossible. सो इसका मीनिंग क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या कहा, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन क्रॉस टू ईच अदर, यानी कोई भी दो मैग्नेटिक लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है। इफ दे डू इट मीन्स अगर वो क्रॉस करती हैं तो क्या करे होगा, इसमें अलग अलग डायरेक्शन बनेगी, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई और ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई, तो क्या होगा, एक अलग डायरेक्शन बन गई, ठीक है। तो अलग डायरेक्शन बनेगी जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है, जो कभी हो नहीं सकता इसमें, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टीज हो गई, एक फर्स्ट क्या बताया था, फर्स्ट में ये बताया था कि मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल में मर्ज होती हैं, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या बताई कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्या करेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी, ओके। सो इतना आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। तो प्रॉपर्टीज के बारे में जो मैंने अभी बताया उसको ध्यान दीजिएगा कि प्रॉपर्टीज जरूर पढ़िएगा अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो, ठीक है। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 के पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 32 में जो और ऑप्शन दिया है उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर फॉलोइंग केसेस एंड गिव रीजन फॉर सेम इन ईच केस। कहने का मतलब क्या है कि जैसे एक कंपास है उसको रखा जाता है नियर करंट कैरिंग वायर, ठीक है। करंट कैरिंग वायर के जैसे कह सकते हैं कि ये कोई सर्किट है, ठीक है, और इस सर्किट को हमने की से यहाँ पे की है, ठीक है, और इसके पास यहाँ पे कंपास रखा है,
ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। तो अगर हम इस कंपास को रखते हैं तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है। तो दो केस की ऑब्जर्वेशन कही है। फर्स्ट कही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वायर इज इंक्रीज्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट जो है अगर वायर का इंक्रीज करें तो हमारा जो कंपास है वो क्या फिनोमिना दिखाएगा और उससे हम क्या रीजन निकाल सकते हैं, यानी क्या कंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा है द कंपास निडल इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द वायर। अगर हम वायर से दूर ले जाते हैं कंपास को तो क्या रीजन होगा। तो दो रीजन इसमें पता लगाने हैं। तो फर्स्ट रीजन में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट में क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। तो जैसे हमने कंसीडर किया ये कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, और अभी मैंने यहाँ पे की कनेक्ट किया है। यहाँ पे क्या है, एक बैटरी है और यहाँ पे करंट अभी हमारी क्या है, जीरो, ठीक है। अब जब करंट हमारी जीरो है तो हमारा जो कंपास है वो किस तरफ इंडिकेट करेगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। अब हमने क्या किया, ये जो बैटरी है और यहाँ पे जो की कनेक्ट है हमने इस की को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जब कनेक्ट किया तो यहाँ पे करंट आई क्या हो गई, फ्लो होने लगी। और जैसे ही यहाँ पे करंट आई फ्लो होने लगी तो कंपास हमारा क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। जहाँ पे नॉर्थ साउथ उसको शो कर रहा था वो शो नहीं कर रहा है। सो अब हम इससे क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। इससे हम रिजल्ट ये निकाल सकते हैं कि यहाँ पे जब करंट जीरो थी तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड भी थी वो क्या थी, जीरो, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है इसीलिए कंपास में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही करंट आई इंक्रीज की तो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इंट्रोड्यूस हो गई। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, तो अगर हम इसको ध्यान करें तो मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि जब स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल होते हैं। इस शेप में मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कुछ हमारी इंट्रोड्यूस होगी, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या होगा, करंट हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड की रेंज क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया, अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ऑब्जर्वेशन की बात करें तो क्या होगा, तो हम ये देख सकते हैं कि डिफ्लेक्शन ऑफ निडल कंपास, ठीक है, क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी जैसे जैसे करंट क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, जो कंपास का डिफ्लेक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इससे हम लोग रीजन क्या निकाल सकते हैं कि इसका क्या रीजन हो सकता है। इसका रीजन ये हो सकता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बी वो करंट पे क्या करती है, डिपेंड करती है। यानी मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। यानी जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड on the करंट। तो करंट पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी, ठीक है। तो अगर हम करंट को इंक्रीज करेंगे देन मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, और करंट को अगर डिक्रीज करेंगे देन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ओके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन में क्या पूछा है कि द कंपास निडल इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द वायर। यानी जब कंपास के निडल को डिस्प्लेस करते हैं अवे फ्रॉम द वायर
तो क्या रीज़न हमें मिलेगा। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके आपको बाय डायग्राम दिखाते हैं कि जैसे यहाँ पे ये बैटरी कनेक्ट है और यहाँ पे की ऑन है। तो जैसे ही यहाँ पे करंट आई फ्लो होती है तो कंपास में क्या आता है, डिस्टरबेंस आता है, ठीक है। बट हम क्या करते हैं कि कुछ डिस्टेंस कंसिडर कर लिया, हम आर डिस्टेंस जो है कंपास को ले जाते हैं। तो जैसे ही कुछ डिस्टेंस ले जाते हैं तो इसका जो डिफ्लेक्शन है वो क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। यानी जब इसको करंट के पास ले गए तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा था, बट जैसे ही हम कंपास को दूर ले गए तो निडल का डिफ्लेक्शन क्या हो गया, कम हो गया। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी रेंज है मैग्नेटिक फील्ड की वो डिस्टेंस यानी अवे फ्रॉम दी सर्किट या करंट कैरिंग वायर से जब अवे ले जाते हैं यानी अवे फ्रॉम दी दूर ले जाते हैं तो क्या होता है, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती है, डिक्रीज करती है। सो ऑब्जर्वेशन जो हमारा है उसमें क्या पता चला, द डिफ्लेक्शन in the compass, the deflection in the compass is decreases when compass, ठीक है, compass away from सर्किट, ठीक है। यानी ये हमें ऑब्जर्वेशन मिला कि जैसे जैसे हम कंपास को दूर ले जाते हैं तो हमारा डिफ्लेक्शन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इससे रिजल्ट क्या निकलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के, ठीक है। यानी जितनी डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, ठीक है, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। कह सकते हैं इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड is inversely proportional to distance away from the circuit, ठीक है, डिस्टेंस अवे फ्रॉम दी सर्किट। तो इसमें क्या समझ में आता है, इसमें हमें यह समझ में आता है कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा सर्किट है और ये हमारा डिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसे हम इसको पास लाते हैं तो डिफ्लेक्शन हमारा ऐसे ऐसे होने लगता है, यानी यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो गया। मगर जैसे ही हम इसको दूर ले जाते हैं तो डिफ्लेक्शन करेक्ट हो जाता है, यानी जो हमारी निडल है, जो हमारा कंपास का निडल है वो क्या हो जाता है, करेक्ट पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। तो ये हमें क्या पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, डिस्टेंस के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, शुरू करते हैं। सो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे, तो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 36 में आप लोग देख सकते हैं कि बड़ा ही देखने में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत ही एकदम टिपिकल क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन ऐसा कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको डरिए नहीं, एक बार उसको रीड करिए, केवल रीड करिए, और जो भी उसमें इम्पोर्टेंट लाइन या इम्पोर्टेंट चीज़ लग रही है उसको पहले अंडरलाइन करिए, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम लिया है और हम देख सकते हैं यहाँ सर्किट से मेन, ये क्या है, एक तरह से मेन सप्लाई है, और मेन सप्लाई से डिफरेंट रूम बने हैं जिसमें डिफरेंट कनेक्शन हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं द डायग्राम अबव इज
स्कीमेटिक डायग्राम, एक स्कीमेटिक डायग्राम है, हाउस होल्ड सर्किट है ये, ठीक है। द हाउस शोन अबव डायग्राम 5 यूजेबल स्पेस, 5 यूजेबल स्पेस है इसके, ठीक, जहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन आर मेड, इलेक्ट्रिक कनेक्शन हुआ है घर पे, जिसमें मेन सप्लाई वोल्टेज कितना है 220, ये हमारे लिए काम की चीज़ है। वोल्टेज सप्लाई कितना दिया 220 एंड नेट करंट कमिंग फ्रॉम दी मेंस 22 एम्पियर, जो हमारी नेट करंट है वो कितनी है 22 एम्पियर, ठीक है। नेट करंट और वोल्टेज हमें मिल गया, ठीक। अब जो इतना हमें पता चला, सबसे पहले जितना हमें पता चला है उतनी क्वांटिटी हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। जो हमें पता चल रहा है, हमें क्या पता चला कि जो वोल्टेज है वो कितना है, वोल्टेज की सप्लाई 220 वोल्ट है और करंट कितना है 22 एम्पियर। ऑप्शन ए में कह रहे हैं व्हाट इज मोड कनेक्शन टू ऑल स्पेस हाउस फ्रॉम द मेंस, यानी ये जो सारे कनेक्शन हुए हैं उसका मोड क्या है, ठीक है। तो सिंपल है, जो हमारा हाउस होल्ड, जितने भी हाउस होते हैं उसमें जो कनेक्शन होता है वो किस में होता है, पैरेलल में। तो सिंपल इसका आंसर क्या होगा, इन पैरेलल, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो जितने भी हाउस होते हैं, जितनी मेन पावर सप्लाई होती है उसमें कनेक्शन हमेशा किस में करते हैं, पैरेलल में, ठीक है। अब ऑप्शन बी पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन लिखनी है जो दी गई है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि द स्पेस 5 एंड 4 हैव सेम रेजिस्टेंस। अब हम क्या कर सकते हैं, जो 5 और 4 स्पेस है, स्पेस मतलब जो रूम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ 5 रूम है, यहाँ 4 रूम है, ठीक है। तो हर रूम का एक क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ऐसे कंसिडर कर लेते हैं कि 5 रूम है तो R5, R4 रूम है तो R4, ऐसे सबका रेजिस्टेंस हम कंसिडर कर लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द स्पेस R5 एंड 4 सेम रेजिस्टेंस, मतलब R5 रेजिस्टेंस R4, ये क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक, सेम रेजिस्टेंस बोला है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, स्पेस 3 एंड 2 हैव रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस 20 ओम एंड 30 ओम। तो स्पेस 3 यानी R3 का रेजिस्टेंस कितना दिया है 20 ओम और R2 का रेजिस्टेंस कितना दिया है 30 ओम, ठीक। फिर क्या कह रहे हैं, स्पेस 1 हैज रेजिस्टेंस डबल दैट ऑफ स्पेस 5, ठीक है। मतलब स्पेस 1 का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, स्पेस 1 का जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल है डबल रेजिस्टेंस 5 के, यानी रेजिस्टेंस 5 का जब डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस यानी स्पेस 1 के रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो यानी R1 इज इक्वल टू 2R5, ठीक है। पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है बस उसको सिंबल के रूप में शांति से लिखना है। फिर क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस फॉर स्पेस 5, नेट रेजिस्टेंस R5 का कितना होगा, R5 की वैल्यू पूछी गई है, क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, ठीक। इतना हो गया। अब एक चीज कंसिडर करते हैं कि ये जो रूम दिया है, ठीक है, ये अलग अलग रूम दिए हैं और हमें पता है कि जो हाउस में कनेक्शन हुआ है वो किस में हुआ है, पैरेलल में हुआ है, ठीक है। तो जब पैरेलल में हुआ है तो हम क्या कर रहे हैं, हर रूम को एक रेजिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा ध्यान से देखते हैं। ये हमारी हो गई जैसे मेन सप्लाई, ठीक, और ये हमारा हो गया कनेक्शन पैरेलल। अब कितने रूम है, 5, तो 5 कनेक्शन भेजते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पैरेलल में इनको एक जगह कनेक्ट करके फिर उसी वायर से कनेक्शन होगा, ये हो गया, ठीक। ये हमारा फर्स्ट रूम है 1, सेकेंड रूम 2 3 4 और ये 5, ठीक। 1 रूम का रेजिस्टेंस नहीं पता, इसको कंसिडर कर लिया R1,
सेकेंड का कितना है 30, यहाँ 30 ओम लिख लिया। ठीक, यहाँ मैं पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। तो यहाँ 30 ओम। ठीक, और जो थर्ड है वो कितना है R3 20 ओम। ठीक, उसके बाद R3 R4, ये नीचे लिखा है ना, R4 हमारा R4 है, R4 की वैल्यू नहीं है, R5 की भी वैल्यू नहीं है। ठीक, अब अगर मुझे R5 की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। उससे पहले हमें वोल्टेज की जो मेन पावर है सप्लाई पता होनी चाहिए, और मेन सप्लाई हमने कितनी लिखी थी स्टार्टिंग में 220। ठीक है, और मेन करंट कितनी है 22 एम्पियर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमारी मेन सप्लाई वोल्टेज है 220 वोल्ट और करंट कितनी है 22 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये सारे कनेक्शन किसमें पैरेलल, तो इसका कुछ ना कुछ तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया आर। आर हमारा क्या है टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब अगर आर हमारा टोटल रेजिस्टेंस है तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो टोटल करंट इज इक्वल टू बैटरी का पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो V की वैल्यू कितनी है 1 मिनट, तो हमें क्या निकालना R, तो R की वैल्यू कितनी होगी, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V कितना है 220, I की वैल्यू 22, तो रेजिस्टेंस कितना आया 10 ओम, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो टोटल है वो कितना है 10 ओम का है। ठीक है, अब ये सारे रेजिस्टेंस किसमें कनेक्ट है पैरेलल में, तो जो हमारा नेट रेजिस्टेंस है वो कैसे, इसका फॉर्मूला होगा नेट रेजिस्टेंस, जो हमारा नेट रेजिस्टेंस जब निकालेंगे टोटल तो ऐसे लिखेंगे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ठीक है, तो 1/R1 1/R2 1/R3 1/R4 1/R5, 1/R की वैल्यू कितनी है 1/10। ठीक, अब हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि जो हमारी R5 और R4 की वैल्यू है वो x है। ठीक है, हमने x कंसीडर कर लिया, तो हमारी जो R1 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2x। ठीक है, क्योंकि R5 इज इक्वल टू R4 इज इक्वल टू क्या है x, तो R1 इज इक्वल टू क्या होगा 2x, क्योंकि 2R5 है। तो R1 कितना हो जाएगा 1/2x प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू है 30, तो ये हो जाएगा 1/30। R3 की वैल्यू है 20, 1/20। R4 की वैल्यू है x और R5 की वैल्यू भी x है, क्योंकि अभी ऊपर कंडीशन क्या दी थी R4 R5 क्या है इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा 1/10 1/2x। अब यहाँ 1/x कितना हो जाएगा 2/x। ठीक, ये कितना हो जाएगा 3 + 2/60, तो ये जाएगा 1/10 इज इक्वल टू, ये इधर 1 गया, ये 2 2 जा 4/2x प्लस 3 और 2 5/60। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/10, 4 और 1 5/2x, और ये कितना हो जाएगा 5/60। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी इससे क्या होगा सॉल्व करने में थोड़ा आसानी रहेगी, इसीलिए 5 को 60 से कैंसिल नहीं किया है। तो 5/2x इज इक्वल टू 1/10 माइनस 5/60, तो एलसीएम लेने पे क्या होगा 6 - 5/60, तो ये कितना हो जाएगा 1/60। तो 5/2x इज इक्वल टू 1/60, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 × 60/2,
तो हो जाएगा 5 इंटू 30, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 ओम। ठीक है। और उनसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि R5 का रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो R5 और R4 की वैल्यू तो हमने सेम मानी थी, क्या मानी थी x, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया 150 ओम। ठीक है, तो इतनी वैल्यू आ गई, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस फॉर स्पेस 5 पूछा था, तो ये आ गया। अब पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन सी में कहा है व्हाट इज द करंट इन स्पेस 3। अब स्पेस 3 में करंट कितनी फ्लो होगी ये पूछा गया है। तो जैसे स्पेस 3 हमारा कौन सा है, ये 20 ओम, यानी यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कितनी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि आई करंट जो है हमारी फ्लो हो रही है। ठीक है, स्मॉल आई करंट फ्लो हो रही है। अब एक चीज यहाँ पे हम लोग को पता होनी चाहिए कि पैरेलल में, इन पैरेलल कंडीशन में जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बैटरी के ये जो लास्ट पॉइंट है, बैटरी के जो लास्ट पॉइंट है यानी यहाँ से यहाँ तक, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 120। इसी तरह सेम यहाँ भी यही होगा, यानी जो हमारा 20 ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो यानी हर रेजिस्टेंस पे जो हमारा पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, बैटरी के पैरेलल होगा, तो यानी सबका पोटेंशियल 220 ही होगा। तो यानी पोटेंशियल ऑफ R3 रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ मेन सप्लाई, जो मेन सप्लाई आ रही है उसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो V3 में जो करंट सप्लाई हो रही है वो कितनी है I, और रेजिस्टेंस कितना है R3। ठीक, और जो मेन सप्लाई उसकी करंट क्या है कैपिटल I, और रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं यूज करना है, हम क्या करेंगे कि जब हमें पोटेंशियल पता है तो हम डायरेक्ट पोटेंशियल ना लिख लें, मेन करें, मेन जो हमारा V3 है उसमें V इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं, I करंट इंटू रेजिस्टेंस। जो हमारा मेन सप्लाई है, मेन में हमारा पोटेंशियल कितना है 220 इंटू आई R3 की वैल्यू कितनी है 20 ओम। ठीक है, इज इक्वल टू 220। तो हमारी जो करंट सप्लाई है वो कितनी होगी 220 अपॉन 20, कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 11 एम्पियर। यानी जो 3 रेजिस्टेंस है स्पेस 3 उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है 11 एम्पियर। ओके, यानी 11 एम्पियर की करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। ठीक है, अब आते हैं पार्ट डी में। पार्ट डी में क्या पूछा गया है, देखते हैं क्या पूछा गया है। व्हाट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन मेन कनेक्शन एंड रेस्ट ऑफ हाउस इलेक्ट्रिक अप्लायंस सेफ फ्रॉम द एक्सीडेंट हाई इलेक्ट्रिक करंट। यानी हमको कहाँ रखना चाहिए मेन कनेक्शन को कि रेस्ट एंड हाउस इलेक्ट्रिक अप्लायंस क्या रहे, मतलब जो मेन कनेक्शन है उसको कैसे और कहाँ रखा जाए कि जो हाई इलेक्ट्रिक अगर बाई चांस आए तो क्या हो, उससे सेफ रहे। ठीक है, तो इसके लिए हमने अगर हाउस होल्ड सर्किट का टॉपिक पढ़ा होगा तो हमें ध्यान होगा। हाउस होल्ड सर्किट में क्या होता है कि जैसे यहाँ से कोई मेन सप्लाई आती है, मेन सप्लाई से यहाँ पे फ्यूज कनेक्शन होता है, यहाँ फ्यूज लगा होता है, और फ्यूज से फिर यहाँ पे क्या लगा होता है अप्लायंस। ठीक है, अप्लायंस से यहाँ पे क्या होता है न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर, और यहाँ जो मेन से लगा होता है वो कौन सा वायर होता है, लाइव वायर। ठीक है, तो यहाँ मेन के थ्रू जो फ्यूज में कनेक्शन होता है कौन सा, लाइव वायर, और अप्लायंस से जो मेन से सप्लाई वो न्यूट्रल वायर। तो लाइव वायर के थ्रू यहाँ पे क्या लगाया जाता है फ्यूज, यानी अगर हम मेन सप्लाई से फ्यूज का कनेक्शन करेंगे तो हमारा सर्किट क्या होगा, सेफ रहेगा और सब सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, यानी अगर इलेक्ट्रिक फ्यूज से क्या होगा,
हमारा जो प्रोटेक्ट सर्किट है वो क्या होगा, प्रोटेक्ट रहेगा। और अचानक अगर कोई भी सप्लाई ज़्यादा होती है तो उससे क्या होगा, उसको प्रोटेक्ट रखेगा। ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, हमारा सोल्यूशन आपको पसंद आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 जो कि हमारे स्पेसिमेन का लास्ट क्वेश्चन है, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें दो डायग्राम दिए हैं। यहाँ पे एक प्रोजेक्टर दिया है, ठीक है। और प्रोजेक्टर में जैसे हम कई बार रील लगाते हैं और उसको इमेज ऐसे प्ले किया जाता है, तो यहाँ पे फोकस बनके जैसे फोकस होके हमारी इमेज जो है स्क्रीन में दिखती है। ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है, द अबव इमेज आर दैट स्पेशलाइज्ड स्लाइड प्रोजेक्टर, एक स्पेशलाइज्ड स्लाइड प्रोजेक्टर है। स्लाइड आर स्मॉल ट्रांसपेरेंसीज माउंटेड स्टडी फ्रेम्स, छोटे छोटे स्टडी फ्रेम्स हैं, आइडियली सूटेड मैग्निफिकेशन एंड प्रोजेक्शन, तो मैग्निफिकेशन करता है सिंस दे हैव वेरी हाई रेजोल्यूशन, बहुत ही हाई रेजोल्यूशन से, एंड हाई इमेज क्वालिटी से। ठीक है। जो लाइन आपको इम्पोर्टेंट लगती है, जो भी ऐसे अगर बड़े क्वेश्चन होते हैं तो आप उसमें सिंपल, उसमें डरने की बात नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको अंडरलाइन करते जाइएगा जो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। हाई इमेज क्वालिटी, देयर इज अ ट्रे वेयर द स्लाइड्स आर टू बी पुट इन पार्टिकुलर ओरिएंटेशन सो दैट व्यूअर्स कैन सी इनलार्ज इरेक्ट इमेज, तो इनको एक क्या मिलती है, इनलार्ज इरेक्ट इमेज मिलती है ट्रांसपेरेंट स्लाइड से। दिस मीन्स स्लाइड विल हैव इंसर्टेड अपसाइड एंड प्रोजेक्टर ट्रे, तो प्रोजेक्टर ट्रे में यानी इंसर्ट की जाती है ऊपर से और हमें इमेज मिलती जाती है। ठीक है। इमेज कैसी मिलती है, इनलार्ज मिलती है और इरेक्ट इमेज मिलती है। ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, टू शो हर स्टूडेंट, ठीक है, एक स्टूडेंट इमेज इंसर्ट करती है, इन्वेस्टिगेटेड करती है लैब में, मिस्टर अय्यर ब्रॉक स्लाइड प्रोजेक्टर के थ्रू देखते हैं। ही स्लाइड प्रोजेक्टर प्रोड्यूस्ड 500 टाइम्स इनलार्ज्ड, यानी जो इमेज है उसको 500 टाइम्स यानी 500 गुना बड़ी दिखाती है इन्वर्टेड इमेज से। ठीक है। कितनी डिस्टेंस पर, 10 मीटर की डिस्टेंस पर। ठीक। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया, हमें समझ में आया कि कोई लेंस है, जैसे ये प्रोजेक्टर है हमारा कोई भी, ठीक है, जैसे कोई भी हमारा प्रोजेक्टर है, तो सबसे पहले यहाँ पे किसकी बात हुई, हाई रेजोल्यूशन की। तो हाई रेजोल्यूशन की बात हुई, यानी जो हमारी इमेज है वो हाई रेजोल्यूशन और हाई क्वालिटी में कर देती है, और इमेज हमारी कैसी होती है, इनलार्ज्ड इरेक्ट इमेज। ठीक है। इतनी बात हुई, जहां पे हमारी जो स्क्रीन में इमेज बन रही है 10 मीटर दूरी पर बन रही है, यानी v की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर। ठीक। इतना हमें पता है। ठीक। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो इसमें क्या होगा, अब सबसे पहले ऑप्शन ए रीड कर लेते हैं, तो डिस्कस करते हैं ऑप्शन ए में। इसमें क्या कह रहे हैं, बेस्ड ऑन टेक्स्ट डेटा, जो हमारा टेक्स्ट डेटा दिया है, जितना भी हमने ये अब तक पढ़ा है डेटा, गिवन अबव द पैराग्राफ व्हाट काइंड ऑफ लेंस मस्ट बी स्लाइड प्रोजेक्टर है, यानी कौन सा लेंस हो सकता है। ठीक है। तो सिंपल है कि अगर कोई भी इमेज हमें रियल चाहिए, यानी अगर कोई हमें रियल में दिख रही है तो इसका मतलब उसकी इमेज भी रियल होगी। ठीक है। अगर लेंस से वो 500 गुना बड़ा दिखाकर कोई इमेज बना रहा है तो यानी वो रियल होगी। और रियल इमेज किस में बनती है, कॉन्वेक्स लेंस में। यानी जैसे हम कह सकते हैं यहाँ से हमें कोई भी इमेज मिल रही है, तो जब इमेज मिल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहीं ना कहीं कॉन्वेक्स लेंस ही होगा। क्यों होगा,
क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में ही हमारी जो इमेज है वो क्या होती है, इनलार्ज होती है, ठीक है, और हाई क्वालिटी की होती है और इरेक्ट इमेज भी बनती है, ठीक है। तो हमारा जो लेंस होगा वो कौन सा हो सकता है, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में ही इमेज क्या होती है, रियल होती है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, रियल इमेज होती है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस, ओके। सो अब हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन बी पर। तो ऑप्शन बी पे क्या पूछा गया है, इफ इफ v इज द सिंबल यूज्ड फॉर इमेज डिस्टेंस, v हमारा सिंबल क्या है, इमेज डिस्टेंस के लिए है, और u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए है, देन विद वंस स्टेट विल बी साइन v अपॉन u, यानी v अपॉन का जो साइन होगा वो क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, देखिए। तो ऑप्शन बी में क्या कह रहे हैं कि जैसे हमें ये तो पता चल गया कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इनलार्ज इमेज बन रही है, तो इसका मतलब ये जैसे हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ कहीं आसपास हमारी इमेज है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारी इमेज बन रही है वो यहाँ पे इनलार्ज कहीं बन रही है, ठीक है, हमें नहीं पता कहाँ बनी, कहीं इनलार्ज इमेज बन रही है, बट इतना पता है जो v है हमारा वो क्या है, रियल, और जो v रियल है तो यानी इसकी वैल्यू किस में होगी, पॉजिटिव, ठीक है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, निगेटिव एक्सिस है, तो जब निगेटिव एक्सिस है तो u हमारा क्या होगा, निगेटिव। तो जो हमारा मैग्निफिकेशन है वो क्या है, v अपॉन u, v हमारा क्या है, निगेटिव, ठीक है, और u हमारा क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो v अपॉन यू कितना होगा, निगेटिव वैल्यू हमको ऑब्टेंड होगी कि नहीं, ठीक है, यानी जब हमारी इमेज क्या हो, रियल हो, ठीक है, और इन्वर्टेड हो, इमेज हमारी कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी यहाँ पे, तो रियल हो और इन्वर्टेड हो, तो उससे हमारा जो मैग्निफिकेशन है v अपॉन यू वो क्या होगा, निगेटिव होगा, ओके। तो हमसे यही पूछा गया था कि जो v अपॉन यू है उसका सिंबल पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। सो डिस्कस करते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या पूछा गया है कि अ स्लाइड प्रोजेक्टर हैज अ कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो हमारा जो फोकल लेंथ है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, द स्लाइड इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन 21 सेंटीमीटर, यानी जैसे ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को स्लाइड करके कितना किया गया, 21 सेंटीमीटर लेंस है, तो यानी यू हमारा क्या दिया है, 21 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, -21 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इस साइड है निगेटिव एक्सिस में, इसलिए माइनस होगा। फिर कह रहे हैं हाउ फॉर अवे शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड फ्रॉम द स्लाइड प्रोजेक्टर लेंस सो दैट द स्लाइड इज इन फोकस, यानी प्रोजेक्टर को कहाँ रखें कि ये पूरी तरह स्लाइड फोकस रहे, मतलब जैसे रेज है तो ये पैरेलल गई और यहाँ से इसकी इमेज बनेगी, तो इस फोकस को ना हम बहुत ज़्यादा आगे रख दें ना बहुत ज़्यादा पीछे रख दें, ऐसी जगह रखें कि पूरी तरह फोकस हो इमेज और हमें पूरा क्लियरली क्या करें, दिखाई दे। इस वजह से हमें क्या पूछा गया है, इमेज यानी वी, जो स्क्रीन की पोजीशन पूछी है वही इमेज है हमारी, वही इमेज की पोजीशन होगी, ओके। सो लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या होगा, सो लेंस फॉर्मूला क्या होगा, 1/f
इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f कितना है 1/20, 1/v माइनस 1/u। तो 1/20 1/v प्लस 1/21 तो हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/21। तो ये हो जाएगा कितना 21 माइनस 20/420। तो ये कितना हो जाएगा 1/420। ठीक। सो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 420 मीटर। ठीक है, यानी जो हमारी स्क्रीन होगी उसको 420 मीटर पर जब रखेंगे तो हमारी जो इमेज है वो क्या बनेगी स्क्रीन पर बनेगी। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। सो नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सी है उसके ऑप्शनल में एक और क्वेश्चन दिया है और करके, तो ये ऑप्शन नंबर सी उसी का रूप है, मतलब उसकी जगह हम दो क्वेश्चन लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी सी है, ये सी है और ये भी सी है, तो यहाँ पे और लगा, यानी या तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं या तो ये, दोनों में से जो भी चॉइस आपको ठीक लगे उसमें से दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। मैं ऊपर वाला पहले भी क्वेश्चन बता चुका हूँ, अब मैं ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ओके, तो इसमें क्या कह रहे हैं, when a slide is placed 15 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा स्लाइड प्लेस रखा जाता है वो 15 सेंटीमीटर रखा जाता है बिहाइंड द लेंस ऑफ प्रोजेक्टर के पास, यानी यू हमारा कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक, फिर कह रहे हैं एन इमेज इज फॉर्म्ड 3 मीटर, यानी जो v है वो कितनी बनती है 3 मीटर दूरी पर बनती है इमेज, यानी v की वैल्यू कितनी हो गई 300 सेंटीमीटर। ठीक, ऑफ द लेंस इफ फोकल लेंथ 14 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो इमेज फॉर्मेशन डो नॉट स्केल, यानी हैंड से बनाना है और इसको शो करना है इमेज को, तो कैसे बनेगा देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिंपल है कि यहाँ पे अगर प्रोजेक्टर की बात हुई है तो यहाँ पे यानी यहाँ पे क्या होगा कॉन्वेक्स लेंस होगा। अब नॉर्मल हम लोग को पता है कि यहाँ पे हमारा क्या होता है फोकस और यहाँ पे भी हमारा फोकस। ठीक, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे भी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस की जो डिस्टेंस दी है वो दी है हमारी कितनी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है वो कितनी दी है 15 सेंटीमीटर, मतलब थोड़ा सा इससे बड़ा है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं f और 2f के बीच में रखा है, यानी यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर। तो यानी यहाँ से जब रेज जाएंगी तो पैरेलल जाएंगी, और पैरेलल से कहाँ से होकर जाएंगी पासेस थ्रू दी फोकस। ठीक है, ये ऐसे जाएंगी, और दूसरी रेज जो जाएगी वो सेंटर से होकर जाएगी। तो जब सेंटर से होकर जाएगी तो हमारी जो इमेज है वो क्या होगी एक लार्ज इमेज मिलेगी। ये हो गया हमारा ए बी, ये हमारी इमेज हो गई ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम होगा। ठीक है, तो जो हमारी पोजीशन ऑफ इमेज है उसको भी एक बार ध्यान से रीड कर लीजिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे भी किसी भी तरह की इमेज वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यानी f और 2f के बीच हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा जिससे हमारी इमेज जो है वो लार्ज बनेगी, बड़ी बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा गया है, द ऑब्जेक्ट
between f and 2f, the image is large. ओके, तो हमारी इमेज क्या है, लार्ज बनेगी. कब? जब हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, f और 2f के बीच. 2f का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारी इमेज क्या होगी, लार्ज बनेगी. ठीक है, तो यही डायग्राम हमसे बनाने के लिए कहा गया था बिना स्केल के. ठीक है, नॉट स्केल. तो बिना स्केल के हमें बस इतना बताना है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना और इमेज कहाँ बनेगी, और ये सिंपली हमें लर्न रहना चाहिए. ओके, सो मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, और आपका स्पेसिमेन कंप्लीट हो चुका है. आई होप आपको हमारे सोल्यूशन जरूर पसंद आए होंगे. अगर आपको हमारे सोल्यूशन पसंद आए हैं तो अपने वीडियो को अपने दोस्तों के बीच लाइक और शेयर जरूर करें. और आप हमारी जो भी सोल्यूशन अगर देखना चाहते हैं, साइंस, मैथ, फिजिक्स, वो सारे सोल्यूशन www.iqclasses.com पर जाकर देख सकते हैं. और अगर आपको हमारी कंप्यूटर की वेबसाइट पर विजिट करना है तो www.alexsurf.com पर जरूर जाएं. उसमें हमारे कंप्यूटर के वीडियोस भी प्रोवाइड होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट. सो आई होप, आशा करता हूं कि आपका एग्जाम अच्छा होगा. सो थैंक यू एंड टेक केयर.